बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बीआरएस। बीआरएस एक स्टेटमेंट है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको हम बनाते हैं जब हमारा बैंक का बैलेंस एग्री नहीं करता। हमारे पास बिजनेस में हम भी मेंटेन कर रहे हैं अपना, यानी जो बैंक में हमने खाता खुलवा रखा है उस बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक वाले भी मेंटेन करते हैं। उनके पास भी चल रहा होता है कि कस्टमर जो है, कस्टमर का अकाउंट वो मेंटेन कर रहे होते हैं कि कितना इसका डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, और उसको बिजनेस भी अपने पास मेंटेन कर रहा होता है कि हमारा बैंक डेबिट कब हुआ, क्रेडिट कब हुआ, अब हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इनमें बाज़ दफ़ा फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क दो रीज़न की वजह से आता है। इसके जस्ट दो रीज़न है ये जो फ़र्क आता है कि मतलब अव्वल तो पहली बात तो ये है कि जहन में ये सवाल आता है कि ये फ़र्क आया ही क्यों। तो ये फ़र्क आना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हमने बैंक में पैसे 500 रुपये जमा कराए हैं तो हमने भी अपने पास 500 रुपये लिख दिए, तो बैंक ने भी 500 रुपये अपने पास लिख लिए, तो मतलब हमारे पास भी 500 बैलेंस आ रहा है, उनके पास भी 500 आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। वो अलग बात है कि हमने जब बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो हमने बैंक को अपना एसेट कंसिडर, हमने एसेट है ना, बैंक बैलेंस हमारा एसेट बढ़ रहा है, हमारे पास इसका मतलब है 500 रुपये डेबिट बैलेंस आ रहा है। लेकिन बैंक में जब ये जमा होते हैं पैसे तो बैंक पर तो लाइबिलिटी बढ़ गई 500 रुपये से, तो उनके पास ये कह लें कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। उनके पास भी 500 है, हमारे पास भी 500 है, लेकिन उनके पास क्रेडिट आ रहा है और हमारे पास डेबिट आ रहा है। ओवरड्रॉन के केस में हो सकता है कि अगर हमने पैसे ज़्यादा निकलवाए हो तो हमारे पास अगर जो है वो क्रेडिट आ रहा है तो फिर उनके पास डेबिट आ रहा है, ये उल्ट चल रहे होंगे एक दूसरे के पास। और उसकी रीज़न सिंपल इतनी सी है कि हमारा एसेट है और बैंक की लाइबिलिटी है, और एसेट का बैलेंस डेबिट और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। दैट्स वाई कि हमारे पास डेबिट है तो उनके पास क्रेडिट है, और अगर हमारे पास क्रेडिट है तो उसका मतलब हमारे पर लाइबिलिटी है, ओवरड्रॉन है, तो फिर वो उनका एसेट है तो उनके पास डेबिट आ रहा होगा। एक तो ये डेबिट और क्रेडिट वाला यहाँ पे सिलसिला, इसको आपने देखना है। एनी हाउ क्वेश्चन हमारा ये है कि डिफरेंस क्यों आता है जी, कि हमारे पास जो है अगर बैलेंस आ रहा है 500 हमने जमा कराया तो उनके पास 500 आना चाहिए, बात सही है। अगर हमने उसमें से 100 रुपया निकलवा लिया तो हमने अपने पास 100 रुपया कम कर दिया, उधर से भी 100 रुपया कम हो जाना चाहिए, तो हमारे पास 400 आ रहा है तो उनके पास भी 400 आ रहा है। अगली बार फिर हमने जो है उसमें 600 रुपये जमा करा दिया, अब हमारा बैलेंस 1000 रुपये हो गया, तो वो भी 600 ऐड कर लें, उनके पास भी 1000 हो गया। तो मतलब फ़र्क तो आना ही नहीं चाहिए, जितना बैलेंस हमारे पास उतना बैंक के पास आना चाहिए। तो फिर ये रिकन्सिलेशन वाला क्या चक्कर है बीच में, ये अब चक्कर जो बनता है ये दो रीज़न की वजह से बनता है। अगर इसमें गौर किया जाए तो इसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न इसके अंदर ये है कि आपकी गलती हो सकती है, यानी आपने एक चीज़ को रिकॉर्ड होना ही नहीं था और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया जो है वो कैश बुक के अंदर। अब आपकी गलती की वजह से आपका बैलेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो बैंक की तो कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी गलती को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उनके पास बैलेंस आ रहा होगा और आपके पास बैलेंस कुछ और आ रहा होगा। एक रीज़न ये होती है कि गलती, अब ये गलती बिजनेस के अकाउंटेंट से भी हो सकती है, और जो बैंक का अकाउंटेंट है जो वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, एंट्री कर रहा है, उसकी तरफ से भी गलती हो सकती है। अब उन्होंने गलती कर दी तो आपको तो नहीं पता, अब उनकी गलती से उनके पास बैलेंस कुछ और आ रहा है और आपके पास बैलेंस कुछ और आ रहा है। अब इनको हमें देखना पड़ेगा कि बैंक ने अब ऑब्वियसली उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, अब हम भी अपने पास अपनी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि फ़र्क आखिर कहाँ पर आ रहा है। उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिकनसाइल करना पड़ेगा, वो फिर हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी एक रीज़न तो होगी गलती हमारी तरफ से भी हो सकती है, गलती उनकी तरफ से भी हो सकती है, इस वजह से बैलेंस डिफरेंस होगा। दूसरा जो डिफरेंस इसके अंदर आता है उसकी जो रीज़न है वो ये है कि कुछ चीज़ें ना टाइम के हिसाब से होती हैं। जैसे आप को स्टेटमेंट बैंक वाले भेज देते हैं 31 को उन्होंने क्लोजिंग करनी थी, आपने 31 दिसंबर को किसी को चेक इशू किया। अब वो चेक आपने इशू तो उसको कर दिया उस पर्सन को, तो जैसे ही आपने इशू कर दिया तो आपने तो अपने पास बैलेंस कम कर दिया होगा, क्योंकि आपने सोचा कि बैंक बैलेंस कम हो गया। वो बंदा चेक लेकर अभी जेब में फिर रहा है या अभी वो बैंक नहीं गया है, तो जब वो बैंक गया ही नहीं है तो इसका मतलब है बैंक से पैसे तो नहीं कटे होंगे। तो जब उन्होंने आपको स्टेटमेंट सेंड की तो उसके अंदर असल में उस चेक की अमाउंट अभी एडजस्ट हुई नहीं है, क्योंकि वो तो चेक बैंक जाएगा तो ही डिफरेंस आएगा। तो कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो अनरिकॉर्डेड होते हैं, जो होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं, तो उनकी वजह से भी डिफरेंस आता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी बेस पर इनमें जो है वो डिफरेंस आता है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन और बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक की तरफ, आइए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन में अब सबसे पहले देखते हैं जी, बात कर रहा है बीआरएस की, कि बीआरएस स्टैंड फॉर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट which is used to reconcile the bank balance between bank and business.
ये बैंक से मुराद है पार्टी, मीन्स के सेकंड पार्टी आप बैंक कह लें, और बिजनेस से मुराद फर्स्ट पार्टी जो कि हमारा अपना बिजनेस है, इनका बैंक बैलेंस है। असल में ये कस्टमर है और ये है उसको सर्विस प्रोवाइडरी जो इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है बैंक बैलेंस जिसको मेंटेन ये भी कर रहा है और इसी बैंक बैलेंस को ये भी मेंटेन कर रहा है। अब जब ये डिफरेंस करेगा कि जो कि डिफरेंस करना नहीं चाहिए, तो उसको फिर रिकनसाइल करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं BRS या बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। अब इसके लिए जब हम BRS बनाएंगे तो उसके लिए दो हम टर्म्स यूज करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक। इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक से क्या मुराद है और बैलेंस एज पर पासबुक से क्या मुराद है। हालांकि बैलेंस तो एक ही है, इसमें भी बैंक का बैलेंस है और इसमें भी बैंक का बैलेंस है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि वही बैलेंस जो कस्टमर का है उसे अगर बैंक अपने पास मेंटेन करे तो जिस बुक में वो मेंटेन करेगा उस बुक को पासबुक कहते हैं, और उसी बैलेंस को जब बिजनेस अपने पास मेंटेन करेगा और वो जिस बुक में उसको मेंटेन करता है उस बैलेंस को, उसे कहते हैं कैश बुक। अब कैश बुक के पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो वैसे इसके ऊपर पूरे लेक्चर जो है उसकी प्रॉब्लम्स भी आपने देखी होंगी, कैश बुक के वाले से डिटेल लेक्चर पहले से मौजूद है जिसमें हमने कैश बुक की टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था 4 तरह की कैश बुक हम वैसे ओवरऑल कहते हैं कि एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक होती है, और एक पैटी कैश बुक है। पैटी कैश बुक को तो चलो हम बिल्कुल ही अलग कर लें। अभी यहाँ मुराद है मेन कैश बुक। मेन कैश बुक जो है वो या तो सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है। तो अगर हम ट्रिपल या 3 कॉलम कैश बुक जो है उसको अगर आप बात करें तो उसमें 4 बैलेंस होते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्योंकि उसमें सिंगल भी आ जाती है, डबल भी आ जाती है, और ट्रिपल तो वो इटसेल्फ खुद है, तो 3 कॉलम है। अच्छा, अब उसमें बैलेंस कितने होते हैं? 4 बैलेंस होते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 4 बैलेंस होते हैं। अब वो 4 बैलेंस क्यों होते हैं? एक कैश का, दूसरा बैंक का, तीसरा डिस्काउंट अलाउड का, और चौथा डिस्काउंट रिसीव्ड का। इसको 3 कॉलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट को एक कंसिडर करता है, इस वजह से इसको वो ट्रिपल बैलेंस ट्रिपल कॉलम जो है वो कैश बुक कहता है। हालांकि होती ये मेन कैश बुक है। अब इस कैश बुक के अंदर हमें गर्ज ना तो कैश से है, ना डिस्काउंट से है, ना अलाउड से है, ना रिसीव्ड से। इसके अंदर जो कॉलम आ रहा है ना बैंक का, असल में इसी से कंसर्न है हमें कि बैंक का जो कॉलम है उसको हम देख रहे हैं, उसी से तो हमें पता चल रहा है कि हमारा बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है। मींस जब हम कैश बुक की बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ BRS, तो इसका मतलब है 3 कॉलम कैश बुक, उसके अंदर कॉलम कौन सा है? सिर्फ बैंक का कॉलम। लेकिन उसे मेंटेन कौन कर रहा है? बिजनेस खुद मेंटेन कर रहा है। जिस बुक में मेंटेन कर रहा है वो कैश बुक है। यहां तक बात समझ लगी होगी। तो अब उस बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब महीना ट्रांजेक्शन हुई और हमने हर मंथ जो है उसकी बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है। हम भी देखते हैं कि इस महीने में हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, नेक्स्ट मंथ फिर देखेंगे बैलेंस कितना है। डे टू डे उसको देखा जा सकता है, लेकिन बैंक ने तो मंथली स्टेटमेंट सेंड करनी होती है। अच्छा, वो डे एंड के ऊपर, यानी आपका पास जो एक पूरा मंथ एंड हुआ है उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट आपको सेंड कर दी, उसमें बैलेंस कुछ आ रहा है। आपने अपनी कैश बुक देखी, उसके अंदर जो आपने कैश बुक यानी बैंक कॉलम से जो आपको बैलेंस मिल रहा है वो कुछ और आ रहा है। अब यहां फर्क है। अब इस फर्क को दुरुस्त करना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें वो जो डिस्क्रिपेंसीज है उनको हम रिमूव करेंगे तो हमारा बैलेंस सही बैलेंस शो हो जाएगा कि वाकई अगर इन्हीं की वजह से है। अब उसमें कहीं किसी की गलती है तो हम उसको नोटिफाई करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये आपने गलत किया हुआ है, ये गलत डेबिट हुआ है या कि ये गलत क्रेडिट हुआ है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों पार्टीज की कि अगर इनकी तरफ से गलती है अपनी ठीक कर लें, अगर बैंक ने कोई गलती की हुई तो उनको इन्फॉर्म करें कि ये आपकी तरफ से गलत हुआ है उसको, ताकि वो ठीक करें। यानी अगर उन्होंने गलत डेबिट किया हुआ है, कोई चार्जेस गलत काटे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए, 2 बार चार्जेस की रिकॉर्डिंग हुई है, तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा कि आपने 2 बार चार्जेस रिकॉर्ड किए हुए, 1 बार होने चाहिए। गलती को तो खैर नोटिफाई करना है, उसको ठीक करना है। बाकी जो अनरिकॉर्डेड आइटम है जिन्हें होना चाहिए सिर्फ वो रिकॉर्ड नहीं हुए, उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं जी कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है। वो कहता है इट इज क्लोजिंग बैलेंस शोन बाय कैश बुक इन बिजनेस। बिजनेस की जो कैश बुक है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस कहलाता है बैलेंस एज पर कैश बुक।
इट इज बिजनेस बैंक बैलेंस, ये बिजनेस के बैंक बैलेंस यानी कस्टमर का बैंक बैलेंस है इन देयर ऑन बुक्स, यानी बिजनेस की बुक्स के अंदर, यानी कैश बुक के अंदर। क्योंकि कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस का अकाउंटेंट बनाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट, जो नॉर्मल बैलेंस होता है कैश बुक का वो डेबिट होता है। डेबिट, अब डेबिट क्यों होता है? क्योंकि हमारा एसेट है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। अब ये हमारी फेवर में है, यानी अगर बैलेंस कैश बुक का डेबिट आ रहा है तो हमारी फेवर में, मतलब हमारा एसेट बढ़ा हुआ है, बिजनेस का बैंक बैलेंस मौजूद है, वो हमारी फेवर में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। अगर यही बैलेंस क्रेडिट आ जाए, जो कि क्रेडिट आ सकता है, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये ओवरड्रॉन बैलेंस है, ओवरड्रॉन बैलेंस ओवरड्रॉन है, मतलब आपने बैंक से पैसे ज्यादा निकलवा लिए। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस। ये वाला कौन सा कहलाएगा? अनफेवरेबल। तो यानी अगर कैश बुक का क्रेडिट है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, और कैश बुक का डेबिट है तो हमारे लिए फेवरेबल है। तो नॉर्मली ये डेबिट ही होता है, लेकिन अगर हमारे पास डेबिट है तो उनके पास क्रेडिट होना चाहिए। तो अब आते हैं जी पासबुक की तरफ। वो बात करता है यहाँ पर कि पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक बट केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ कस्टमर। मीन्स के उसको वो स्टेटमेंट बनाएंगे खुद वो और सेंड कर देंगे कस्टमर को, जी ये आपकी स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट यानी इसका असल नाम है, जो कि हम आजकल यूज करते हैं। अनदर नेम ऑफ पासबुक इज द बैंक स्टेटमेंट। पासबुक यानी अपने खाते में से जो भी उन्होंने खाता मेंटेन किया हुआ है उसमें से वो बैंक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर कस्टमर की बना के रिकॉर्ड वगैरह देख के, आप आज इलेक्ट्रॉनिक है तो आज हम उनको कहेंगे अपनी वो डेटाबेस से, जो उनके पास डेटाबेस है उसमें से स्पेसिफिक जो भी कस्टमर है उसकी वो स्टेटमेंट निकालेंगे, प्रिंट आउट करके लेटर में करके और उसको सेंड कर देंगे। वो जब इसको रिसीव होगी तो उसको वो मैच करेगा अपने बैंक बैलेंस के साथ, उसको देखना है कि क्या ये सही है ये गलत है। अच्छा, बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट आर पासबुक इज कॉल्ड बैलेंस एज पर पासबुक। यानी जो बैलेंस उसमें होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, यानी ये बैंक के पास बैलेंस आ रहा है। Thus it is customers बैंक बैलेंस, ये भी कस्टमर का ही बैंक बैलेंस है, ये कोई बैंक का अपना नहीं है। कस्टमर्स बैंक बैलेंस इन द बुक्स ऑफ बैंक, लेकिन बैंक की बुक्स में आ रहा है। नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक इज क्रेडिट। नॉर्मल हम अपने परस्पेक्टिव से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उनके पास क्रेडिट आना चाहिए। मतलब ये कोई जवाब नहीं है कि हमारे पास भी 500 डेबिट आ रहा है और उनके पास 500, उनके पास भी डेबिट आ रहा है, तो देखें जी बिल्कुल ठीक आ रहा है बैलेंस। नहीं, ठीक नहीं आ रहा। हमारे पास 500 आ रहा है, उनके पास 500 आ रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास डेबिट आ रहा है तो उनके पास डेबिट नहीं आना चाहिए, उनके पास क्रेडिट आना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा भी डेबिट उनका भी डेबिट, ऐसे नहीं होगा। हमारा एसेट है तो उन पर लाइबिलिटी है, अगर हमारे पर लाइबिलिटी है तो उनका एसेट है, तभी तो चल रहा है वो डुअल एस्पेक्ट। तो नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक इज क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज फेवरेबल, यानी पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल है और कैश बुक का डेबिट फेवरेबल है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस आता है तो वो अनफेवरेबल कहलाएगा। ये बात आपको यहां तक समझ लगी होगी। अच्छा, ये तो हो गया जी इसका कैश बुक और पासबुक का। अब होता क्या है कि आपको जो वो बैलेंस देता है, यानी या वो आपको बैलेंस देगा कैश बुक का या वो देगा पासबुक का, और कहेगा जी इसका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दीजिए। अगर वो एक बैलेंस दे, चाहे वो कैश बुक का दे दे चाहे वो पासबुक का दे दे, किसी एक का, और आपको कहे बीआरएस बनाए, उस वक्त जो बीआरएस बनेगी उसे हम कहते हैं सिंगल बैलेंस बीआरएस। मतलब एक बैलेंस दिया था उससे हमने बीआरएस बना दी। अब हम उस एक बैलेंस से कैसे बनाते हैं कि कैश बुक का अगर उसने बैलेंस आपको दे दिया है तो हम उसी कैश बुक में कुछ चेंजेस करते जाएंगे और एक बैलेंस निकालेंगे। अब ये वही चेंजेस हैं जो पासबुक्स के अंदर हुई हुई और हमारे पास नहीं थी, हमने कर दिए। अब इसका मतलब अगर हमारे पास वो बैलेंस आ रहा है ये चेंजेस करने के बाद, तो फिर तो रिकॉन्साइल हो गया, फिर ठीक है जी। अब उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम भी हो सकते हैं, वो हमने कर लिया और वेरीफाई हो गया, ठीक है जी, क्योंकि सिंगल बैलेंस। अब ये सिंगल बैलेंस कैश बुक से शुरू होगी तो ये पासबुक पर एंड होगी, अगर ये पासबुक से शुरू हुई तो ये कैश बुक पे एंड होगी। ये बात आपने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम करेंगे तो शायद ज्यादा समझ आएगी, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में इसे देखेंगे। एनी हाउ, ये पहला मेथड है इसके अंदर। दूसरा है डबल बैलेंस बीआरएस। डबल बैलेंस में ये होता है वो दोनों बैलेंस देता है, कैश बुक का बैलेंस भी देगा, पासबुक का बैलेंस भी देगा, और कहेगा बीआरएस बनाओ, डबल बैलेंस बीआरएस।
उसमें हम क्या करते हैं, कैश बुक का भी बैलेंस लिख लेते हैं, पासबुक का भी लिख लेते हैं। अगर आपने कैश बुक में कोई गलती की है तो वो कैश बुक में ठीक होगी, और अगर कोई आइटम पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है जो कि कैश बुक में होना चाहिए था और कैश बुक में नहीं हुआ, उसे हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ये आ गया कैश बुक का। हाँ, पासबुक की अगर कोई गलती है, गलत डेबिट या गलत क्रेडिट हुआ है, तो वो पासबुक में ठीक होगा, वो कैश बुक में तो नहीं होगा। और अगर कोई चीज़ कैश बुक में हमने रिकॉर्ड की हुई है जो कि रियल में होनी थी और पासबुक में अभी तक नहीं हुई, तो उसे हम पासबुक में रिकॉर्ड कर देंगे। उससे अब दोनों के हम बैलेंस निकालेंगे। अगर दोनों के बैलेंस इक्वल आ जाते हैं तो रिकनसाइल होगी। ये होगी डबल बैलेंस बीआरएस। और एक होती है रिवाइज्ड कैश बुक बीआरएस। इसमें क्या होता है कि हम कैश बुक का एक बैलेंस लेंगे, उसको हम कहेंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग, लेकिन हम ओपनिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ मजीद अभी चेंजेस करनी है जो कि पासबुक में हुई है और हमारे पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। जैसे बैंक ने चार्जेस काटे हैं तो हमें तो नहीं पता कि चार्जेस काटेंगे नहीं काटे। अब वो जो चार्जेस हैं हमें बैंक से स्टेटमेंट से पता चला, तो अब इसका मतलब हमें उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना? ऑब्वियसली करना है, क्योंकि उन्होंने अगर डिडक्ट किए हैं तो हमें उनको करना है क्योंकि चार्जेस हैं। अब इसका मतलब इसे हम कैश बुक में इसी तरीके से जो रियल आइटम है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए और नहीं हुए उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब कर लिया, इससे हमारे पास एक बैलेंस निकल आएगा जिसे हम कहते हैं करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि न्यू बैलेंस होगा। इस बैलेंस को हम ले जाएंगे बीआरएस स्टेटमेंट के अंदर। किस नाम से? बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से। ये अब आगे उसी तरह बनेगी जैसे सिंगल बैलेंस बनती थी कि कैश बुक से शुरू हो रही है, पासबुक पे एंड होगी। मतलब अब इसमें कैश बुक में वो कैश बुक के बैलेंस में वो चेंजेस करेंगे जो कि पासबुक में होने चाहिए और नहीं हुए। ये पासबुक की गलतियां हैं वो हम वहां पे ठीक करके और एक नया बैलेंस निकाल लेंगे। वो आपका रिवाइज्ड कैश बुक के थ्रू चलेगा, यानी कैश बुक में कुछ चेंजेस करके एक नया बैलेंस निकाला, उस बैलेंस को बीआरएस में ले गए, उसमें चेंजेस किया और एक नया बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। तो अगर हम कहें तो रिवाइज्ड जो कैश बुक है ये असल में मर्जर है सिंगल का और डबल का, लेकिन जरा डिफरेंट अंदाज में। उसके बाद लास्ट है स्टेटमेंट कंपेयरिंग द बीआरएस। स्टेटमेंट कंपेयरिंग बीआरएस टिक अनटिक मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट को रखते हैं हम साथ, हमने देखते हैं कि अच्छा जी ये देखें 500 हमारे पास डेबिट हुआ है, तो उनके पास चेक करो पासबुक में क्रेडिट हुआ है 500, अगर हमारे पास भी हुआ उनके पास हुआ तो हम इसे टिक कर देंगे, उधर भी टिक कर देंगे। अगर हमारे पास कोई चीज़ जो है वो 200 रुपये जो है वो क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब पासबुक में उसको डेबिट होना चाहिए। अगर हम इधर हम इसको क्रेडिट को टिक कर देंगे तो डेबिट को टिक कर देंगे, है तो ठीक है। अगर कुछ मैच नहीं करता डेबिट का क्रेडिट के साथ या क्रेडिट का डेबिट के साथ, तो इसका मतलब ये वो कॉज है, वो हम कैश बुक के भी लिख लेंगे, पासबुक के भी लिख लेंगे, उनको हम एडजस्ट करके चेक करेंगे। इसके जरिए से जो बीआरएस बनाई जाएगी वो आपकी टिक अनटिक मेथड या स्टेटमेंट कंपेयरिंग मेथड ये कहलाएगा। ग्रेजुएशन क्लासेस में कराई जाती है, यहाँ आईकॉम में हम इसको नहीं कराएंगे। ये पहले 3 मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, तो यही हम करेंगे। लेकिन ये थी वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, समझ लग गई होंगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी और आपने पूरी देखी है तो आपको यकीनन समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।